नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका। तो देखिए, नेहरू के विचार, गांधी के विचार या नेहरू की भूमिका, ये सारे प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अच्छे से तैयार करें और 65वीं का एग्ज़ाम देखें, जल्द ही होगा। इसलिए बेटर है कि आपने अभी तक जो तैयार करके रखा है उसको जो है आप राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें लगातार उस पर आप। ठीक है दोस्तों, उसको लगातार अगर आप लिखते रहिएगा तो फिर एग्ज़ाम में आपका जो है समय बचत होगा और पेन नहीं रुकेगा। आप अच्छे शब्द, क्योंकि जो आप नोट बनाते हैं तो उस समय अच्छे शब्दों का चयन करते हैं, उसको एक शैली में लिखते हैं और जब उसी शैली से आप प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम में भी ठीक वैसा ही लिख के आते हैं। इसलिए देखें, लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। एक एक क्वेश्चन को आप जो है करीब 3 से 4 बार ज़रूर लिखें और संडे को क्या करें कि 3 घंटे में कोई 5 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें, 7 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें, 6 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें। एक बार में आप सोचिए कि आप एग्ज़ाम देने बैठ चुके हैं। कोई भी आप हर एक सेक्शन से एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन उठा लें, खुद से करें इस तरह से, तो ये आपके लिए ज़रूर लाभदायक साबित होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मेंस की कई सारी वीडियोस जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उन सभी वीडियो को आप सभी ने बहुत सराहा है। उन्हें भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, जो पहली बार दे रहे हैं, आप उन्हें देखें, समझें उसको, फिर नोट्स बनाने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, आधुनिक भारत निर्माण में नेहरू की भूमिका। ये आपका प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए, आधुनिक भारत निर्माण में नेहरू जी की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसे निम्न रूपों में देखा जा सकता है। ये रूप क्या क्या है देखिए, तो लोकतांत्रिक रूप है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक रूप में उनकी क्या भूमिका रही, समाजवाद के क्षेत्र में उनकी क्या भूमिका रही, राजनीति में उनका क्या प्रभाव रहा, कैसी भूमिका रही, और गुट निरपेक्षता। तो इन सभी जो है मुद्दों पर हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, लोकतंत्र में उनकी अगर भूमिका की बात की जाए तो देखिए, लोकतंत्र की वृद्धि हेतु उन्होंने ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके। क्योंकि उनका मानना था कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग जो है कार्य करने का जो है उसको अगर फ्रीडम मिलता है तो उससे वह जो है उस क्षेत्र में और भी गति कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा उनका मानना था। वहीं अगर देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देखा जाए तो नेहरू जी का मानना था कि देश के आधुनिकीकरण का आधार जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ही है। इसी क्रम में जो है उन्होंने 1951 ईस्वी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन किया। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता था या उनका मानना था कि आधुनिकीकरण का आधार जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, और ये बिल्कुल सही भी है। ठीक है, इसी क्रम में जो उन्होंने क्या किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन कर दिया। जिसके बाद देखिए, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उद्देश्य हेतु परमाणु ऊर्जा कानून को बनाया, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया और परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया। तो देश विकास के लिए जो चीज़ भी जरूरी थी उसे जो है उन्होंने बेझिझक जो है उस पर कार्य किया, उसे अपनाया, देश में लागू किया। और देखिए, जिसका परिणाम यह है कि वर्तमान भारत जो है विश्व की महाशक्ति में शामिल है, जिसके विकास में नेहरू जी की भूमिका अहम है। यदि आप 40s या जब हम लोग आज़ाद हुए थे उस समय की बात करें तो हमारे देश का एक सिनेरियो अलग ही था।
तो इन सब चीज़ों से उठकर जो है उन्होंने आधुनिकता की ओर जो है फोकस किया, डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है उस पर ध्यान दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने यहाँ के लोगों की जो समस्याएं थी या यहाँ के लोग एक एक लोगों का विकास कैसे हो उस पर विचार नहीं किया। समाजवाद के रूप में अगर देखा जाए तो देखिए, नेहरू जी मार्क्स और लेनिन के विचारों से प्रभावित थे। वे राज्य द्वारा चलित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे, अर्थात मार्क्स और लेनिन की जो विचार थी उससे भी प्रभावित थे, और राज्य के द्वारा जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी उसके भी पक्षधर थे। लेकिन यहाँ पर है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अवरोधी करके नहीं। किसी का जो है आप स्वतंत्रता को अवरोध नहीं कर सकते, ऐसा उनका मानना था। उनके अनुसार स्वतंत्रता को अवरोधित किए बिना भी समता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। नेहरू जी का मानना था कि किसी की स्वतंत्रता को अवरोधित किए बिना भी जो है हम लोग समता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनके इसी प्रयास का परिणाम है इस संविधान के ढांचे में समाजवाद को अपनाया गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक। देखिए आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा, धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक समानता आदि पर उन्होंने जोर दिया, और जोर देने का वजह ये था कि जब लोगों में जो कुरीतियाँ थी उसका जो समाप्त होगा वो कुरीतियाँ, तो लोग आपस में मिलेंगे, लोगों का विकास होगा, मानसिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी रूपों में, और लोग विकास होगा तो राज्य विकास होगा, और फिर संपूर्ण देश का विकास होगा। इसलिए जो है उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक समानता, वैज्ञानिक शिक्षा आदि आधुनिकीकरण पर जोर दिया। वहीं आर्थिक क्षेत्र में उनकी भूमिका के बारे में बात की जाए तो देखिए, भारत के विकास के लिए नेहरू जी ने योजनाबद्ध आर्थिक विकास के मॉडल को अपनाया। वर्ष 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया, ठीक है, जिसके नेतृत्व में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ठीक है, कहने का मतलब है कि विकास के लिए एक प्लान के तहत जो है कैसे भारत का विकास होगा उस पर उन्होंने कार्य किया। इसी क्रम में जो है योजना आयोग की स्थापना की, और जिसके नेतृत्व में, योजना आयोग के नेतृत्व में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। इन योजनाओं के दौरान आधुनिकीकरण पर भी बल दिया। जो वर्तमान में महारत्न कंपनी है, अर्थात कहने का मतलब है हमारे सामने उस दौरान काफ़ी समस्याएं थी, बेसिक जो चीज़ें थी उसमें हम लोग काफ़ी पिछड़े थे। तो इन सभी को एक टारगेट के रूप में लेकर के उन सभी को दूर जो है करने का कोशिश किया गया। इसके साथ ही जो है औद्योगिकीकरण, मशीनीकरण पर भी बल दिया गया, जिसका परिणाम ये है कि आज अपने देश में भी कई जो है सारी कंपनी है, महारत्न कंपनी, जो कि आज उस समय का परिणाम है। इसके अलावा देखिए, उन्होंने जो है बहु उद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की, जिसे कि नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था, और ग्रामीण विकास और लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग को भी प्रोत्साहन देकर आम जन को आत्मनिर्भर बनाया। ठीक है, देखिए जो है उन्होंने डैम्स या बांध को आधुनिक भारत का मंदिर, क्योंकि उससे कई सारी योजनाएं जो हैं पूरी होती थी, लोगों को आर्थिक लाभ मिलता था। ठीक है, इसलिए उन्होंने जो है इसे आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था, और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग है, इसको प्रोत्साहन दिया। चलिए आगे देखते हैं। राजनीति में देखा जाए तो देखिए, आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संसदीय राजनीति का आधार नेहरू जी की देन है। आज़ादी से पूर्व जो सामंतवादी राजशाही आधारित राज्य व्यवस्था को हटा करके संसदीय लोकतंत्र लागू करने में नेहरू जी की भूमिका अहम है। अर्थात हमारे देश में आज़ादी से पूर्व जो व्यवस्था थी इसे हटा करके वर्तमान परिदृश्य को
करने में ये नेहरू जी की भूमिका अहम है। ठीक है, इसमें जो है आज सभी आमजनों को बराबर का अधिकार है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था और इसलिए जो है आज हम मजबूत भी हैं। ठीक है, फिर देखिए नेहरू जी ने संसदीय लोकतंत्र का सुचारू रूप से संचालन किया एवं पंथ निरपेक्षता की भावना को मजबूत करने का प्रयास किया। उन्होंने हमेशा यह कोशिश की लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है यह ज़्यादा से ज़्यादा इसका विस्तार किया जाए। नेहरू जी ने जाति और धर्म आधारित दुष्चक्र को राजनीति से अलग रखने का प्रयास किया, जो कि वर्तमान सिस्टम में आज पूरी तरह से फेल हो चुका है। फिर देखें पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उनकी भूमिका को देखा जाए तो भारत की सांस्कृतिक परंपरा एवं मान्यताओं से नेहरू, ये जो मान्यताएं थी हमारी, इनमें जो है नेहरू जी की दृढ़ आस्था थी। इनके द्वारा 3 प्रकार के ग्रामीण समस्याओं के विकास पर जोर दिया गया। क्या था देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, सहकारी समिति, शक्तिशाली ग्राम पंचायत। तो ये सारी जो संस्थाएं थी इनका मुख्य लक्ष्य था कि सरकार द्वारा दिए गए जो भी अधिकार हैं या नागरिकों के अपने जो अधिकार हैं, ये सभी जो है आम जनों तक इसका प्रचार प्रसार हो। जो चीज़ लोगों के लिए आवश्यक है वो उन तक जाए। एक राजतंत्र वाला जो है सिस्टम जो पहले था वह पुनः क्रिएट नहीं हो। नेहरू जी का मानना था कि पंचायत जो है देश के शासन तंत्र का आधार बने तो संपूर्ण देश का समान रूप से विकास होगा। अर्थात कि जो सत्ताधारी हैं, शासन तंत्र हैं, उसमें अगर पंचायत उसका आधार बनता है तो संपूर्ण देश का और समान रूप से विकास होगा। ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए धर्म निरपेक्षता के बारे में अगर देखा जाए तो धर्म निरपेक्षता, भारत में देखिए बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो धर्म निरपेक्षता की अवधारणा नेहरू की मौलिक सोच है। नेहरू जी ने धर्म निरपेक्षता एक राजनीति और सामाजिक सिद्धांत ही नहीं बल्कि जो है व्यक्ति और समूह का एक मानसिक दृष्टिकोण भी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी एक को जो है, विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं इन सभी को जो है समान रूप से सभी का अधिकार है और जो है सभी को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता। तो ये एक ऐसी सोच है जिससे कि जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म हैं, उन्हें जो है वे उसे मानने हेतु, अपनाने हेतु, उसका सम्मान करने हेतु स्वतंत्र हैं। गुट निरपेक्षता की बात की जाए तो देखिए गुट निरपेक्षता की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने एवं भारतीय विदेश नीति में नेहरू जी का विशिष्ट योगदान है। नेहरू जी गुट निरपेक्षता के वास्तुकार माने जाते हैं। उनका मानना था कि नव स्वतंत्र राष्ट्र को किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें स्वतंत्र होकर विदेश नीति का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी बातें इसमें हम लोग लिख सकते हैं। ये सारी उनकी भूमिकाएं थी। हम लोगों ने देखा आर्थिक के क्षेत्र में उन्होंने जो है पंचवर्षीय योजना, औद्योगिकीकरण, पंचायत के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास में धर्मनिरपेक्षता, गुट निरपेक्षता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कई सारे कार्य किए। इसमें देखिए दोस्तों, आप जो उनके साथ कुछ जो उनकी सीमाएं थी, जैसे चीन युद्ध में हार, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब को अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।